नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं इंडिया, देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। सबसे पहले बात यहां पर बिहार की खबर की करते हैं। देखिए, पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत हो जाती है, जिसे पहले यह कहा जाता है कि मौत नींद की अधिक गोलियां लेने से हुई। पहले पोस्टमार्टम और अब एफएसएल की रिपोर्ट में आशंका यही जताई जा रही है कि छात्रा का यौन उत्पीड़न हुआ। जांच के दायरे में अब वो पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं जो इस मामले की जांच कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रा के गुनाहगार आखिर कौन है। पटना में नीट की छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर आक्रोश फैला हुआ है, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि जिस मौत को दवाइयों का ओवरडोज कहकर छुपाने की कोशिश हुई, उसके पीछे यौन उत्पीड़न था। नीट छात्रा से हुआ रेप और मर्डर। फोरेंसिक रिपोर्ट, कपड़ों में मिले स्पर्म। एक सुनहरे भविष्य का सपना लिए पटना में एक लड़की नीट की तैयारी करने के लिए आती है। वो एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन 6 जनवरी को वो बेहोशी की हालत में मिलती है। 3 निजी अस्पतालों में इलाज चलता है, लेकिन 11 जनवरी को वो दम तोड़ देती है। मौत के बाद भी उसके साथ खिलवाड़ जारी रहता है। मौत की वजह क्या थी, ये सामने लाने के बजाय गुनाह छुपाने की कोशिश होती है। झूठे दावे और सबूत पेश किए जाते हैं, लेकिन घर वालों की कोशिश पर जांच आगे बढ़ती है तो ये साफ हो जाता है कि लड़की की मौत की वजह दवाइयां नहीं थी, बल्कि हैवानियत थी। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक टीम ने अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में यौन शोषण की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहा गया था, यौन हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बायोलॉजिकल रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समर्थन कर रही है। यानी जांच रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म मिलने के बाद अब जांच का फोकस यौन उत्पीड़न की दिशा में और मजबूत हो गया है। छात्रा के परिवार ने 10 जनवरी को उसके कुछ कपड़े पुलिस को जांच के लिए दिए थे। पुलिस ने इन कपड़ों को जब्त कर एफएसएल लैब भेजा था। एफएसएल जांच में जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक छात्रा द्वारा घटना के समय पहने गए अंडरगारमेंट्स से पुरुष का स्पर्म मिला है। लड़की की संदिग्ध हालात में मौत होती है, लेकिन मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है। इस मामले में पुलिस की वर्दी पर भी सवाल उठे हैं। सही से कार्रवाई न करने के आरोप हैं। पटना पुलिस ने चित्रगुप्त नगर की एसएचओ रोशनी कुमारी और कदम कुआं थाना के दरोगा हेमंत झा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि एसएचओ रोशनी कुमारी को पहले दिन से पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने मामले को नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि उन्होंने 3 दिन बाद जाकर कार्रवाई शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों को सही समय पर जानकारी नहीं दी। छात्रा के परिजनों का ये भी आरोप है कि घटना की अगर सही से जांच हुई तो इसमें कई बड़े लोग फंसेंगे। उनका कहना है कि बार बार परेशान उन्हें किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अब सबकी समझ में बात आ रही होगी कि पटना पुलिस की भाद पिट चुकी है। अब तो अपनी प्रतिष्ठा बचा ले पटना पुलिस, और हम तो जिस पीड़ा में हैं उस पीड़ा को द्विगुणित करने का काम किया। इनके प्रयासों ने, इनकी जांच की प्रक्रिया ने हमारी पीड़ा बहुत बढ़ा दी। हम इतने आहत हैं कि अब तो दोष दिखाई पड़ना शुरू हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आप लोग फोरेंसिक उसका भी करवाइए, कहीं ना कहीं क्लू वहीं पे है, वहीं अटका हुआ है। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, कैसे कोई फुटेज गायब हो जाएगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल साजिश है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा इसमें, एकदम निश्चिंत रहिए। और अगर एसआईटी टीम अच्छे से जांच करे तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे, और यही लोग मैनेज कर रहे हैं। इस मामले में हर स्तर पर लापरवाही सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आरोपियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया। पुलिस से लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट तक सब में ऐसा दिखता है कि मामले को दबाने की कोशिश की गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने पहले इसे वायरल मेनिंजाइटिस और ब्रेन क्लॉटिंग बताया, लेकिन लड़की की मौत के बाद इसे नशे की ओवरडोज बताकर पल्ला झाड़ दिया। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस ने सही बताया और कहा था कि छात्रा की मौत ज्यादा मात्रा में दवा खाने से हुई है। लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म मिलने की बात सामने आई है। अब पुलिस को उन आरोपियों को ढूंढना है
जिन्होंने छात्रा के साथ गलत काम किया। मामले में सीआईडी की टीम भी पटना के गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। एसआईटी के सदस्यों ने सीआईडी की टीम को तमाम चीजों की जानकारी दी है। इस मामले ने बिहार में राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। पुलिस की कार्रवाई और राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। एनडीए के नेताओं के परिवार का इसमें मामला है, इसलिए इसको लीपापोती किया जा रहा था। हम चाहेंगे कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट में मिले स्पर्म का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है ताकि इसे संदिग्ध लोगों के डीएनए से मिलाया जा सके। लेकिन बड़े सवाल ये है कि छात्रा के गुनहगार कौन है और वो कहां फरार है और क्या कोई आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पटना से रमन राय, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं लखनऊ के केजीएमयू की, क्योंकि केजीएमयू जो है वो लगातार विवादों में घिरा हुआ है। हाल ही में धर्मांतरण के आरोप में घिरे डॉक्टर रमीज को लेकर और अब यूनिवर्सिटी के अंदर बनी मजारों को लेकर केजीएमयू चर्चा में। यहां पर मजारों को लेकर नोटिस दे दिया गया है कि 15 दिन में इसको हटाया जाए वरना कार्रवाई यहां पर की जाएगी। लेकिन इस नोटिस को लेकर अब बहस भी छिड़ गई है। फिर विवादों में केजीएमयू। केजीएमयू में अवैध मजार, 15 दिनों में मजार हटाने के आदेश। प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। पहले धर्मांतरण के आरोपों वाला डॉक्टर और अब अवैध मजार। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में है। यहां बनी मजारों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने नोटिस लगाकर मजारों को हटाने का निर्देश दे दिया है। नोटिस में लिखा है कि ये मजारें विश्वविद्यालय परिसर की भूमि पर बिना किसी अनुमति के बनी हैं। इसलिए परिसर के अंदर बनी मजार को 15 दिन में खुद यूआर हटा ले, नहीं तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिस नोटिस में आप देखिए कि केजीएमयू की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि समस्त संबंधित अवैध अतिक्रमणकर्ता, और इसमें कहा यह गया है कि ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, यहाँ पर सिर्फ शैक्षणिक और चिकित्सकीय काम होता है और इसका किसी और तरीके से काम नहीं हो सकता। इसलिए ये विश्वविद्यालय के प्रसूति एवं स्त्री विभाग परिसर की भूमि पर आपके द्वारा बिना किसी वैध अनुमति, स्वीकृति अथवा न्यायिक आदेश के अवैध रूप से मजार का निर्माण ऑब्लिक संचालन कर अतिक्रमण किया गया है। केजीएमयू प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि यहां अवैध कब्जा किया गया है। पिछले 3 साल से कई कब्जे खाली कराए गए हैं। जो बचा हुआ अवैध कब्जा है उन्हें भी अब नोटिस देकर खाली कराया जाएगा। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया गया है और नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ये 1.5 साल पहले सर्वे कराया गया था, ये आज नहीं है और मौजूदा घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा घटना की वजह से हम लोग इसमें उलझे तो शायद 1 महीना ये काम रुक गया और हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। 3 बड़े स्थल हटा चुके हैं। ये छोटे छोटे जो बचे हुए उनको आज नोटिस दिया गया। वहीं मजार के रखरखाव करने वालों का दावा है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है। सालाना उर्स लगता है जिसमें हर समुदाय के लोग आते हैं। ये 60 साल से पुरानी है। केजीएमयू के पहले की है कि बात? ये पहले की है। नीचे मजार से कच्ची है। ये जंगल था पूरा, तब ये मजार नहीं, नीचे मजार कच्ची बनी ईंटे की और ये ऊपर से पक्की बनी। इस नोटिस को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु नाराजगी जता रहे हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का आरोप है कि नोटिस जारी करना गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए। इन मज़ारात को वहाँ से हटाया जाए, ये अपने आप में बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और इन लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इन मज़ारात पे बड़ी तादाद में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम हजरात भी तशरीफ़ लाते हैं और ये सभी की अक़ीदत का मकाम है। लिहाजा इस नोटिस को वापस लेना चाहिए और वहाँ से मज़ारात हटाने की जो बात कही जा रही है इस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास मज़ारों को हटाने के विरोध में उतर आए हैं। आरोप लगाया कि मस्जिदों, दरगाहों और करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो कहा जा रहा है कि मज़ारों की वजह से जो है व्यवस्था बाधित होती है और पूरी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बीते कुछ दिनों से ही केजीएमयू धर्मांतरण केस को लेकर सुर्खियों में है।
धर्मांतरण के आरोप वाले डॉक्टर रमीज का मामला सामने आने के बाद यहां लगातार जांच हो रही है और अब केजीएमयू प्रशासन ने एक और कड़ा कदम उठाकर मजारों को 15 दिनों में हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मिर्जापुर मामले से जुड़ी हुई मिर्जापुर जिम धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी इमरान को दिल्ली से मिर्जापुर ले जाया गया है। इमरान के तार आपको बता दें कालीन के कारोबारी, सफेद पोश नेता और प्रॉपर्टी डीलरों से कैसे जुड़े हैं, अब पुलिस इस पर काम कर रही है। दरअसल इमरान आए दिन विदेश आता जाता था और अभी कुछ हफ्ते पहले भी वो दुबई से ही लौटा था। कल इसकी गिरफ्तारी भी एयरपोर्ट से ही हुई थी। लग्जरी लाइफस्टाइल का शौकीन इमरान, उसके पास कई गाड़ियां हैं जिसको पुलिस जब्त कर चुकी है और अब इस मामले में पुलिस अशफाक उर्फ लक्की राम के एक आरोपी की तलाश कर रही है जो इस मामले का 8वां आरोपी है। अब तक आपको बता दें इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुद्दा है, अब इस मामले में नया अपडेट क्या है साहब? अभी देखिए, कल तक आपको पूरा ब्रीफिंग हो चुकी थी। अब जो इमरान अभियुक्त है इसको यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है। इसको माननीय न्यायालय हम लोग प्रस्तुत करेंगे और इससे इंट्रोगेशन चल रहा है। जो भी चीज़ आएगी आपको अवगत कराएंगे। मुंबई की लाइफलाइन है वहां की लोकल ट्रेन। रोजाना लाखों लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन कई बार यहां से वो तस्वीरें आ जाती हैं जो सनसनी पैदा कर देती हैं। यहां के मलाड रेलवे स्टेशन पर एक प्रोफेसर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और यह बताया जा रहा है कि छोटी सी बात पर यहां पर विवाद हुआ और आरोपी ने स्टेशन पर उतरते समय पेट में चाकू घोंप दिया। तस्वीरों को एक नजर में देखने से ये दिखता है कि लोगों की भीड़ में एक बंदा स्टेशन पर उतरता है और अचानक प्लेटफॉर्म पर भागने लगता है। लेकिन असलियत ये थी कि ये भागता हुआ शख्स लोकल के गेट पर एक दूसरे शख्स को चाकू मारकर भागा था। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ हो जाता है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। गेट के पास खड़े एक शख्स को ये पेट में कुछ मारता है। एक बार फिर से देखिए। ये सामने आया है कि इस शख्स ने बिल्कुल गेट के पास खड़े दूसरे शख्स को चाकू मारा और फिर प्लेटफॉर्म पर उतरकर भागने लगा। ये घटना मलाड स्टेशन पर होती है। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। 1 सेकंड में यह हत्याकांड हो जाता है और बैग टांगे हुए ये आरोपी फरार हो जाता है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। घटना शनिवार शाम की है। लोकल ट्रेन बोरीवली की तरफ जा रही थी। मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दाखिल हो रही थी, तभी एक खौफनाक वारदात हुई। बताया जा रहा है कि ट्रेन में भीड़ थी। प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह और ओमकार शिंदे के बीच कहासुनी हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक बहस इतनी बढ़ गई कि शिंदे ने गुस्से में आपा खो दिया और आलोक सिंह को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जैसे ही ट्रेन रुकी, शिंदे ने एक धारदार चाकू से आलोक पर हमला कर दिया। हमले के बाद प्रोफेसर लहूलुहान होकर गिर पड़े और आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी के भागने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल विवाद सिर्फ इतना था कि दोनों आरोपी और जो विक्टिम है वो लोकल ट्रेन से सवार कर रहे थे। ट्रेन मलाड रेलवे स्टेशन पर आ रही थी, लेकिन ट्रेन से जल्दी उतरने की हड़बड़ी में दोनों के बीच एक विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 27 वर्षीय शिंदे ने, उसके पास एक धारदार हथियार थी और उसने उस हथियार से प्रोफेसर आलोक सिंह के पेट में स्टैबिंग कर दी। इतनी बुरी तरीके से स्टैबिंग की कि वो खून में लपत हुए और वो मौके पर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन ने तपास किया। उसमें एक संशयित इसम जो उसको मार के भाग रहा था, वो जो दिख रहा है, उसको हमने आज ट्रैप लगा के मालाड ईस्ट से ताबे में लिया है। उसका तपास अभी चालू है। मामूली सी बात थी, लेकिन इसमें एक हत्या हो जाती है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने साथ में धारदार चाकू रखा था।
सवाल ये कि ट्रेन में धारदार हथियार लेकर कैसे कोई यात्रा कर रहा था। मुंबई से सौरभ वक्तानिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं खबर हम झारखंड से, जहां पर 2 जगहों पर हिंसक झड़प देखने को मिली है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर कहासुनी हो गई, हाथापाई हुई और पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। हालात ये हुए कि यहां पर बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई। पुलिस की यहां पर तैनाती बढ़ानी पड़ी ताकि स्थिति यहां पर काबू में रहे। ये 2 तस्वीरें झारखंड की हैं। एक हजारीबाग, दूसरा लोहरदग्गा। मूर्ति विसर्जन के दौरान दोनों जगह हिंसा हुई है। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के बेलतू गांव में पथराव हुआ, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक ऐसे हालात बिगड़े और पथराव की घटना सामने आई। इसके बाद जुलूस में शामिल लोग इधर उधर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करने में जुट गया। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी है। अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की भ्रामक सूचना फैलाने से बचने की अपील की है। रात में ही पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया था। गांव में कुछ जवानों की स्थायी तैनाती की गई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह के बवाल में कौन कौन लोग शामिल थे। हजारीबाग के बाद झारखंड के ही लोहरदग्गा में भी हिंसक झड़प देखने को मिली। 2 समुदायों के बीच सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प हुई। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोहरदग्गा में विवाद की शुरुआत शनिवार शाम उस वक्त हुई जब गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा गाड़ी में रखकर घुमाई जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी दूसरे समुदाय के एक शख्स के घर से हल्के से लग गई, जिसके बाद दोनों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। उस समय मामला शांत करा दिया गया, लेकिन सुबह होते ही तनाव फिर बढ़ गया और मामले ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब सवाल उठता है कि तमाम प्रयास के बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। जरूरत है पुलिस प्रशासन के साथ समाज को जागरूक होने की। रांची से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं कैसे झगड़े की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये जो लड़ाई हुई यहाँ पर, ये सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉय के बीच हुई। और किस तरह से लड़ाई हुई ये जरा आप देखिए। घमासान मचा हुआ यहाँ पर नजर आया। मामला इतना यहाँ पर बढ़ गया कि लाठी डंडे तक यहाँ पर चल पड़े। भिड़ गए गार्ड और डिलीवरी बॉय। सोसाइटी में जमकर मारपीट। छोटी सी बात पर गुत्थम गुत्था। ये मामला है ग्रेटर नोएडा की निम्बस एक्सप्रेस पार्क व्यू सोसाइटी का, जहां सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉयज के बीच जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर जमकर चले लात और घूंसे। लाठी डंडों के साथ ताबड़तोड़ मारपीट हुई। सोसाइटी के गेट पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला कैसे आगे बढ़ा ये आपको बताते हैं। दरअसल शनिवार रात एक डिलीवरी बॉय सोसाइटी में किसी को डिलीवरी देने गया था। डिलीवरी बॉय ने गलती से किसी और के फ्लैट की बेल बजा दी, जिसकी वजह से उस फ्लैट वाले का डिलीवरी बॉय से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर फ्लैट वाले ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर पहुंचे तो उन्होंने डिलीवरी बॉय से बहस की
विवाद बढ़ने पर डिलीवरी बॉय ने भी अपने साथियों को बुला लिया और कुछ ही देर में 1 दर्जन से ज्यादा डिलीवरी बॉय सोसाइटी के गेट पर पहुंच गए। पहले दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज हुई और फिर जमकर लात घूंसे चले। कुछ ही देर में ये लड़ाई लाठी डंडों तक पहुंच गई। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा सोसाइटी के गेट पर चलता रहा। एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटा गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सारे डिलीवरी बॉय मौके से भाग गए। कई लोग अपनी मोटरसाइकिल भी मौके पर छोड़ गए। सोसाइटी में मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से इन लोगों के बीच ये झगड़ा हो रहा है। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको महाराष्ट्र से खबर हम दिखाते हैं। देखिए, मुंबई के पास नाला सुपारा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर जिस मां ने बेटी को जन्म दिया, उसी का उसने बेरहमी से कत्ल कर दिया और हत्या की वजह सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। नाला सोपारा के संतोष भवन इलाके का यही वो मकान है जहां 15 साल की नाबालिग लड़की की हत्या हुई। पुलिस ने छानबीन की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतक बच्ची 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, जो अपने छोटे भाई बहनों को मारती पीटती थी, जिससे तंग आकर मां ने सिलबट्टे से सिर पर वार करके हत्या कर दी। मृतक लड़की की पहचान अंबिका प्रजापति के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। बेटी छोटा अपने जो 4 भाई बहन है उनको मारती थी और माँ का उसको अपोज था। ये बीपीएल पॉपुलेशन है, बीपीएल लोग हैं, तो गुस्से में आकर उसने किया है। फिलहाल आरोपी महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन इस तरह की बढ़ती घटनाओं से तमाम सवाल उठ रहे हैं। कुछ ऐसी ही वारदात हरियाणा के फरीदाबाद में हुई थी, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो गिनती नहीं लिख पाई थी। अब एक और खबर बिहार से आपको हम दिखाते हैं। देखिए, बिहार में मुजफ्फरपुर से लूट की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर हथियारबंद बदमाशों ने टाइल्स की एक दुकान में हथियार के दम पर लूटपाट की और कुछ ही मिनटों में लुटेरों ने पूरी दुकान यहाँ पर लूट डाली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि किस तरह से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बोचाहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर चौक की हैं, जहां 2 बाइक पर सवार 4 हथियारबंद बदमाश एक टाइल्स की दुकान में घुसते हैं। गन पॉइंट पर दुकान के स्टाफ को काबू में लिया जाता है और कुछ ही मिनटों में दुकान से नकदी साफ। बदमाश दुकान का पूरा गल्ला खंगालते हैं। बदमाशों के हाथ में बड़े बड़े झोले। उम्मीद थी कि बड़ा हाथ मारेंगे, लेकिन बदमाशों के हाथ सिर्फ 15,000 कैश लगा। दुकानदार ने बताया कि बड़ी रकम की लूट नहीं हुई है। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है और पूरा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले भी मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने ऐसी ही लूट को अंजाम दिया था। कल 26 जनवरी और इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कश्मीर में तो ऐसा पहरा लगाया गया है कि परिंदा भी यहां पर पर ना मार पाए। सड़कों पर सुरक्षा बलों की पूरी तरह से फौज यहां पर खड़ी कर दी गई है। सड़क पर सुरक्षा बल, पूरे शहर में गश्त, ड्रोन से निगरानी। सड़क पर सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। इनके हाथ में घातक हथियार हैं, पूरी तरह से सिक्योरिटी उपकरणों से लैस। तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां सड़क सड़क गली गली तलाशी अभियान चल रहा है। तलाशी उन लोगों की जो 26 जनवरी के दिन गड़बड़ी फैला सकते हैं। तलाशी इस बात की कि कहीं किसी जगह कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं चल रही। सुरक्षा कर्मी घर घर जा रहे हैं,
दरवाजा खटखटा रहे हैं और पूरी सावधानी से अंदर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आम नागरिक को डराकर कोई आतंकी न छुपा हो। श्रीनगर के कई इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान जारी है। कई सुरक्षा इकाइयों को इस काम में लगाया गया है। ये देखिए कैसे ये सुरक्षा कर्मी एक बड़े से गेट के बाहर जमा होते हैं, फिर बेहद सावधानी से अंदर जाते हैं। घर की तलाशी ली जाती है। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, तो ही बाहर आते हैं। हथियारों के साथ इन सुरक्षा कर्मियों के पास ड्रोन्स भी हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। आसमान में तैनात ये छोटा सा ड्रोन इन सुरक्षा कर्मियों की मदद का नया हथियार है। 26 जनवरी और दूसरे चुनिंदा दिनों के दौरान अक्सर देश विरोधी ताकतें कुछ साजिश रचने की कोशिश करती हैं। संदिग्ध लोगों की आवाजाही पर नजर और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए शहर से लेकर पहाड़ों तक इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन करने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच तेज कर दी गई। पुलिस कर्मियों को शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। विशेष चौकियां और गश्त की व्यवस्था की गई है। चौकियों पर गाड़ियों और लोगों की गहन जांच की जा रही है। दिन के अलावा रात में भी गश्त और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी खुद इन व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की हैं। सुरक्षा बल जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आम जनता से सहयोग की अपील की गई है। स्थानीय निवासियों से अनुरोध किया गया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सबसे नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस कंट्रोल रूम में दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, जनवरी का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन जनवरी खत्म होते होते सर्दी अचानक से तेज हो गई है और पहाड़ों पर कुछ इस तरह की तस्वीरें अब आम हो गई हैं जो रोजाना लगभग देखने को मिल रही हैं। पहाड़ों पर इतनी बर्फ गिर रही है कि चारों तरफ सफेद चादर सी बिछी हुई नजर आ रही है। कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, बर्फबारी ने सैलानियों के तो मजे कर ही दिए हैं, लेकिन इलाके में मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं। इस तरह के हादसे भी कई जगह पर देखने को मिल रहा है जहां पर पहाड़ से बर्फ जो है वो नीचे आ जा रही है। जनवरी में बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फकाल, सर्दी की सफेद चादर। पहाड़ों पर सैर के लिए जा रहे हैं तो जरा तैयारी के साथ जाइएगा। गर्म कपड़ों का बैग थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। रुकने के लिए जगह पहले ही बुक कर लीजिएगा और इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि कहीं भी आपकी गाड़ी पर बर्फ गिर सकती है। गाड़ी कई कई घंटे बर्फ में खड़ी रह सकती है, क्योंकि पहाड़ों का हाल आजकल कुछ ऐसा है। बर्फ देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन कई जगह ये मुसीबत बनी हुई है। ये तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग जगहों की हैं। तस्वीरें हिमाचल के मनाली की हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में दिख रहा है कि बर्फबारी पूरी ताकत से हुई है। नजारा बेहद खूबसूरत है। शायद यही सोचकर लोग मनाली की सैर करने निकले, रास्ते में कई घंटों के जाम में फंस गए। पर्यटकों का बुरा हाल हो गया। गाड़ियों में लोग फंस गए। रात में पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। 23 तारीख से यहाँ ऐसी ही हालत है। ये जो बर्फ आप देख रहे हैं मनाली की पहाड़ियां हैं और उससे करीब सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर हम उस सड़क पे खड़े हैं जो मनाली की तरफ जा रही है। और आप देख सकते हैं इस पे लंबी कतार जो है गाड़ियों की लगी हुई है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये गाड़ियों की कतार लंबी इधर से मनाली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है, जैसा कि खबरों में भी आप देख रहे होंगे। भारी बर्फबारी भी हुई है। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सैलानी हैं जो अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं, बता रहे हैं कि करीब 23 तारीख से यहाँ पर फंसे पड़े हैं क्योंकि आगे का रास्ता जाम है, गाड़ियों की कतारें हैं। कितने दिन से हो गए यहाँ पे? कब आए थे आप? हम 23 तारीख को आए थे यहाँ पे। अच्छा, और आगे जाने का मौका नहीं मिला? कुछ नहीं है, यहीं से जाम लग रहा है। आगे तो 13 किलोमीटर तक का रास्ता है, पूरा जाम है। पूरा जाम है? पूरा जाम है। तो रात कहाँ थे कल आप? टेम्पो ट्रेवल में ही काटी है हमने रात।
ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें शिमला की हैं। यहाँ भी नजारा बेहद भव्य दिख रहा है, चारों ओर बर्फ, बीच में घर और पेड़। लेकिन शिमला की यह तस्वीर भी है जहां बर्फबारी के चलते ट्रैफिक थम सा गया है। मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने बेहाल कर दिया है। देहरादून के पास चकराता में ताजा बर्फबारी हुई। घर, रास्ते सब बर्फ से ढक चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ आसमान से गिरी बर्फ ने जमीन पर 3 फीट मोटी परत जमा दी, जिसके चलते जो जहाँ था वहीं थम गया और स्थानीय लोग अब घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं इन इलाकों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। यहाँ पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन गाड़ियाँ बर्फ में फंस गईं। इस समय हमारी मौजूदगी है मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता में। सीजन की पहली बर्फबारी चक्राता में हुई है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में जो पर्यटक चक्राता की ओर उमड़ पड़े। आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो चक्राता जो पहुंच रहे हैं पर्यटन, वो इस समय भारी बर्फ के चलते उनके वाहन सड़कों पर फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं और जो हालात कह सकते हैं कि भारी बर्फबारी के चलते जो पूरा जो चक्राता जाने वाला जो रास्ता है, जो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है और लगातार बर्फबारी जारी है। देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं अभी भी स्नोफॉल जारी है। पीछे देख सकते हैं जो बर्फबारी का जो नजारा है वो कितना सुहाना देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। नजारा तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन साथ में दिक्कतें भी कम नहीं है। आम जनता हो या सेना, बर्फबारी सबके रास्ते में है। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं। चारों ओर बर्फ घिरी है। यहाँ के वारवान में तापमान -22 तक गिर चुका है। फिलहाल ये देश के सबसे ठंडे हिस्सों में है। यहाँ सेना लगातार गश्त करती है क्योंकि सीमा की सुरक्षा का सवाल है। इसी बर्फबारी के बीच ये जवान यहाँ मौजूद है। बर्फबारी की मार के साथ लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं। किश्तवाड़ के पैडर इलाके में बर्फबारी के चलते लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार गिर रही बर्फ के चलते पहाड़ियों पर पानी जमा हो रहा है, जिससे पत्थर अपनी जगह छोड़ रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इस तरह की तस्वीरें अब कई जगह से देखने को मिल रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बर्फबारी हुई है और यहाँ पर तो सड़क पर 5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। बर्फ की वजह से आवाजाही पर असर पड़ रहा है। हालांकि बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में लगातार यहाँ पर जुटी हुई है और कोशिश की जा रही है कि रास्ते साफ किए जाएं ताकि आने जाने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। लेकिन मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है कि लगातार यहाँ पर बर्फ गिर रही है, जिससे सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो जा रही है। और अब बात करते हैं अमेरिका की। देखिए, अब अमेरिका में आए बर्फीले तूफान की वजह से वहां पर कैसे हालात हुए हैं, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। गाड़ियां जो है वहां पर फंसी हुई हैं और इस वजह से 12 राज्यों में अमेरिका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। 14,000 से ज्यादा उड़ानें वहां पर रद्द करनी पड़ी हैं और 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली यहां पर गुल हो गई है। हवाई यात्रा से लेकर रोड तक सब कुछ वहां पर थम गया है और ब्रेक लग गया है। अमेरिका में बर्फीला तूफान, घरों की बिजली गुल, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फीले तूफान का कहर। अमेरिका इस समय दशक के सबसे भीषण तूफानों में से एक का सामना कर रहा है। इस ऐतिहासिक तूफान ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में इस भयंकर तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कई घरों की बिजली गुल हो गई है। सड़कों पर भारी बर्फ की वजह से आवाजाही रुक गई है। इस तूफान से 18 करोड़ लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले कई दिनों तक लोगों को कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। अमेरिका के कई राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है। राज्यों में जरूरी सामग्री और बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका के भीतर और बाहर जाने वाली 14,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एयर इंडिया, डेल्टा और यूनाइटेड जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड या रीशेड्यूलिंग की सुविधा दी है।
न्यू जर्सी ट्रांजिट ने बस और लाइट रेल सेवाएं निलंबित कर दी हैं। अमेरिका के कुछ इलाकों में तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री तक गिर गया है। विस्कॉन्सिन के राइनलैंडर में -36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो 30 सालों में सबसे कम रहा। ये तस्वीरें अमेरिका के ओक्लाहोमा की हैं। यहाँ हर तरफ सड़कों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो गैर जरूरी यात्रा से बचें और कम से कम 3 दिन का राशन और दवाइयां अपने पास रखें। अधिकारियों का कहना है कि पूर्वी तट की ओर तेजी से बढ़ता ये तूफान अभी और गंभीर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने अमेरिका देखा, अब जरा अफगानिस्तान को आप देखिए। अफगानिस्तान में भी इसी तरह के हालात हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान में मौसम का हाल जो है वो लगातार सर्द बना हुआ है और बीते 3 दिनों से भारी बर्फबारी अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रही है। और इस बर्फबारी की वजह से यहाँ पर 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 110 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हैं और कई घरों को भी इस बर्फबारी से नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों जानवर मारे गए हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। घरों के ऊपर बर्फ जमी है और इमारतें बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। حتى مكان مولي سويه